हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जितनी भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपने देख ली होंगी, और आपने अगर नहीं देखी है तो उनको देख लें और इंजॉय कर रहे होंगे कलाम सीरीज को, है ना। तो कलाम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 2। इससे पहले आपको एपिसोड नंबर 1 मिला होगा, मतलब क्लास नंबर 1 मिला होगा, जो कि मैथमेटिक्स पे था। ठीक है, ये सेट कौन सा है? ये डी है। ये सेट क्या है? सेट है ये डी। ठीक है, 2021 का। ठीक, और इसमें क्या पूछा गया था, इसमें सिक्वेंस में बता दूं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, किस किस से कितने क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिक्स पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और क्वेश्चन नंबर 161 से 170। ठीक है, फिर पूछा गया था जीके या जीएस में बोल सकती हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 to 30। ठीक, इसके बाद पूछा गया है लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 31 to 50 क्वेश्चन। फिर रीजनिंग पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51 to 80। फिर पूछा गया टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 81 to 110। और फिर पूछा गया करंट अफेयर्स 111 to 140। फिर इसके बाद में पूछा गया था साइंस, क्वेश्चन नंबर 141 से 160 तक पूछा गया था। उसके बाद तो मैथमेटिक्स ही था, क्वेश्चन नंबर 161 से 170। ठीक है, इससे पहले कि जितनी भी वीडियो आ चुकी हैं आपने देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो फिर देख लें, मैं फिर से बोल रही हूँ। और इस वाले 2021 के पेपर में ये एपिसोड नंबर 2 है, मतलब क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैथमेटिक्स आ चुका है आपके मतलब आपके चैनल पे, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी जितने भी मैंने जीके कराया है, जीएस कराया है, तो मैंने मैप के थ्रू कराने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि मैप के थ्रू हम जितना पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमें याद रहता है। सारे ऑप्शन पे हम वर्क कर रहे हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो हमारा गलत ना हो। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2021 का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जीके में करा रही हूँ, मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मेरा ज्योग्राफी से पीएचडी चल रहा है, तो ज्योग्राफी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो उम्मीद है, मेरी मतलब कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, बाकी मैंने जीएस पे भी अच्छा मेरा कमांड है, क्योंकि मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, जो कि यूपी का एक अच्छा एग्जाम माना जाता है। तो आप भी अगर बीएड करेंगे तो आप भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो है एलिजिबल हो जाएंगे उसके पोस्ट के लिए। तो आपका भी फॉर्म आएगा तो आप फिल करिएगा। ठीक है, बीएड करने के बाद में आप सीधा ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स द अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला स्ट्रेट है। मैं वीडियो में मतलब लेक्चर में कोशिश कर रही हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करूँ। इंग्लिश पर तो ऑलरेडी होता है क्वेश्चन, तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जामिया बीएड का पेपर हिंदी में भी आता है। तो ये कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी में भी पेपर देने की सोच रहे होंगे, तो इंग्लिश वाले ये ना सोचें कि हिंदी में ज्यादा बात करती हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला स्टेट कौन सा है? अब इसका आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पनामा का लोकेशन, मलक्का का लोकेशन, पाक कहाँ है और बेरिंग कहाँ है। तो एक एक करके हम मैप में इसे जानेंगे कि कहाँ है। चलिए देखते हैं, सैर कराते हैं आपको वर्ल्ड की। सबसे पहले पनामा को देखने की कोशिश करेंगे, पनामा कहाँ है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये मतलब इंडिया है। ठीक है, इधर क्या है? इधर है हमारा अरेबियन सी, ठीक, और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो जो कनेक्ट करेगा अरेबियन सी को और बे ऑफ बंगाल को, जो भी स्टेट कनेक्ट करेगा, वो जाहिर सी बात है वो इंडिया के आसपास ही होना चाहिए उसकी लोकेशन। तो आपको अगर इतना पता होगा कि इंडिया के आसपास कौन कौन सी स्टेट हैं, तो आप इसमें से आसानी से क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे, ऑप्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम लोकेशन ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पनामा इंडिया के पास है या कहीं और है। तो ये है, ये आपको ग्लोब दिख रहा होगा। ग्लोब में आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पर है पनामा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, सबसे पहले तो हम एलिमिनेट कर देंगे कि जो इसको कनेक्ट करेगा वो जाहिर सी बात है इंडिया के आसपास होगा, पनामा नहीं है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में है, तो पनामा हमारा आंसर नहीं होगा। अब पनामा से और क्या क्वेश्चन बन सकता है हम ये देख सकते हैं। अगली बार में हो सकता है पनामा से पूछ ले कि पनामा किसको कनेक्ट करता है, तो हम आएंगे फिर से मैप पे और देखेंगे पनामा। इसको हम जूम आउट करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा पनामा। और ये पनामा जो कनेक्ट करता है वो किसे करता है? वो पैसिफिक ओशियन, ठीक है,
पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी। अगर यहाँ पर आते हैं तो कैरिबियन सी यहाँ पर है और पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, तो इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, ये पूछ सकता है। ये अगर वो डीप में जाएगा तब कैरिबियन सी पूछेगा, लेकिन यहाँ पर एक ओशन और है जिसका नाम है अटलांटिक। आपने नाम भी बहुत सुना होगा कि यहाँ पर क्या टाइटैनिक जहाज डूबा था, और टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए एक पनडुब्बी गई थी, टाइटैनिक पनडुब्बी है ना, वो भी डूब गई। ठीक है, तो ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट मतलब ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो वो अटलांटिक जो ओशन है वो यहाँ पर है। तो अब अगर वो डीप में जाएगा तब वो पूछेगा कि इसका नाम देखे कैरिबियन से और पैसिफिक ओशन को कौन कनेक्ट करता है, तो वो करता है पनामा कैनाल। लेकिन अगर वो थोड़ा मतलब ऊपरी सतह कहना चाहिए, अगर ऊपरी तौर पर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट कौन सा है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? पनामा। तो ये दोनों आ सकता है कि पैसिफिक और कैरिबियन सी को कनेक्ट करने वाला कौन सा है, और ये भी आ सकता है कि अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करने वाला कौन सा कैनाल है? पनामा कैनाल या पनामा स्ट्रेट। क्लियर? तो हमारा एक आंसर एलिमिनेट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, मलक्का। ठीक है, अब मलक्का की हम लोकेशन देखेंगे, तब देखेंगे कि अब इंडिया के आसपास है या ये क्वेश्चन को करने का मेथड होना चाहिए आपको। अगर पूछा है कि अरेबियन सी और बे है कहाँ, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है ना, तभी तो स्टेट पता चलेगा उसका। चलिए अब बाकी ऑप्शन का हम देखते हैं। मलक्का, ये हम आते हैं मैप पे, और मैप जब देखते हैं तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा हमारा इंडिया है ये। ठीक है, इसके नीचे श्रीलंका है, और यहाँ पर हम आते हैं तो आपको दिख रहा होगा मलेशिया, और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो है इंडोनेशिया है। ठीक है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन ये इंडोनेशिया है। क्लियर? तो इसके बीच में है मलक्का। क्लियर? इसके बीच में है मलक्का। अब आपको कहीं यहाँ अरेबियन सी नजर आ रहा है, या कहीं आपको अरेबियन सी कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? नहीं, तो हम एक ऑप्शन और एलिमिनेट कर देंगे फौरन कि हमारा मलक्का भी आंसर नहीं है। लेकिन मलक्का किसको कनेक्ट करता है, ये हमारा नेक्स्ट आंसर बन सकता है। तो जो मलक्का है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साउथ चाइना सी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडियन ओशन। इसको कनेक्ट करने वाला कौन सा स्टेट है? मलक्का स्टेट। अगर वो डीप में जाएगा तब साउथ चाइना मेंशन करेगा, अगर वो मतलब इतना डीप में नहीं जाएगा, और मुझे लगता है वो जाएगा भी नहीं, क्योंकि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो इतना हाई नहीं होगा। ये सिविल सर्विस या फिर नेट के एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपसे अगर वो पूछेगा तो वो पूछेगा ये नाम देके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने वाला कौन है? मलक्का। ठीक है, नोट्स बनाते चलना आप। तो हमारा आंसर ये हो गया, मलक्का की आपने लोकेशन देख ली। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड ऑप्शन है हमारा पाक। ये पाक है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये ऐसे करके लिखा जाता है, पाल्क नहीं है। ये एल जो है वो साइलेंट रहता है। ठीक है, तो पाल्क नहीं है, ये है पाक। तो हम पाक की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है। और ये कोई पाकिस्तान के नाम पे पाक नहीं है, ये एक अंग्रेज थे उनके नाम पे पाक ये है, उनका नाम ही पाक था। ठीक है, तो हम देखते हैं पाक स्टेट। सबसे पहले आप आइए इस वाले मैप पे, इसको अभी भूल जाइए, ये पॉलिटिकल मैप है, और ये क्या है? फिजिकल मैप है ना, फिजिकल मैप बोला जाता है। तो यहाँ जब आप ग्लोब देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का साउथ में, और जो श्रीलंका है उसके नॉर्थ में। ठीक है, इसको हम जूम आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, और यहाँ पर आपको दिखेगा पाक स्ट्रेट। क्लियर है? पाक स्ट्रेट, यहाँ क्या है? इंडियन ओशन। ठीक, और यहाँ बे ऑफ बंगाल, और इसके अगर मैं साइड में बात करूं यहाँ पर है अरेबियन सी। अब इस मैप में देखिए यहाँ क्या है? अरेबियन सी, और यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल, और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, समझ में आया होगा। एक एक ऑप्शन पे मैं काम कर रही हूं, और आपका भी ये काम है, आपकी जिम्मेदारी बनती है नोट्स बनाने की। तो हमारा राइट आंसर तो पाक हो गया। क्लियर है? अब हम एक ऑप्शन को ही क्यों छोड़ें? इसके साथ तो बेईमानी हो जाएगी कि बाकी ऑप्शन के लोकेशन दिखा दी और एक को हमने छोड़ दिया। नहीं, इसको भी देखते हैं। बेरिंग से अगर आता है तो बेरिंग कहाँ है ना, तो इससे भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है बेरिंग कहाँ है। तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये आ जाइए, फिर से शेयर करिए वर्ल्ड की। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर रसिया है, और यहाँ देखेंगे यूनाइटेड स्टेट है, मतलब यूएसए है, अमेरिका है। ठीक, इसके बीच में ये आपको जाता हुआ दिख रहा होगा बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है जी, ये बेरिंग स्ट्रेट है। अब यहाँ आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है? ये
चुकची सी, ठीक है, और यहां है बेरिंग सी। वही मैंने फिर से बोला था उस ऑप्शन में कि अगर थोड़ा सा वो डीप में जाएगा, थोड़ा गहराई में अगर आपसे पूछेगा तभी ये नाम देगा, चुकची सी, बेरिंग सी, वरना वो सीधा सीधा पूछेगा आर्कटिक ओशन का नाम देके, और पूछेगा नॉर्थ पैसिफिक भी नहीं पूछेगा आपसे, तो पैसिफिक ही पूछेगा। लेकिन नोट्स में आप जरूर ऐसे ही मेंशन कर लीजिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर ये भी देता है तब भी आपका गलत ना हो, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो चुकची सी, बेरिंग सी को कनेक्ट करता है, और थोड़ा अगर वो मतलब डीप में जाएगा तो ये पूछेगा, और नहीं तो वो पूछेगा कि आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाले स्ट्रेट का नाम बताएं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेरिंग सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नीप टाइड्स आर प्रोड्यूस व्हेन, नीप ज्वार तब होता है जब, ऑप्शन नंबर ए द सन, मून एंड अर्थ आर इन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब एक सीधी लाइन में, या द सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, या फिर राइट एंगल पे होंगे, इस तरह से भी राइट एंगल हो सकता है, या फिर इनकी पोजीशन ये भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी देयर इज अ न्यू मून, या फिर देयर इज अ फुल मून। कब होगा नीप टाइड्स, इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या है टाइड का, ठीक है। तो टाइड्स का जो टाइप है वो स्प्रिंग और नीप, ठीक है, 2 टाइप है। स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को हम अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं, मतलब दूसरा नाम है इसका हाई टाइड, ठीक, और नीप टाइड को बोलते हैं लो टाइड। क्लियर है। अब देखें, आपने नाम जान लिया, इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है। और एक चीज और है, स्प्रिंग टाइड को किंग टाइड भी बोला जाता है, आपको ये भी अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है। अब देखते हैं कि स्प्रिंग टाइड कब होता है, नीप टाइड कब होता है। स्प्रिंग टाइड को हाई टाइड बोला जा रहा है, ठीक है। हाई टाइड का मतलब है जब ये हम पिक्चर के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं इसे, इसके साथ भी मैं पिक्चर लाई हूं, ठीक है। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड होगा जब तीनों एक लाइन में होंगे, सन, मून और अर्थ जब एक ही लाइन में होते हैं तो इनका जो फोर्स होता है सन का और अर्थ का, सन का और मून का, वो बहुत ज्यादा होता है, और वो अपनी तरफ ज्यादा खींच पाते हैं, अर्थ का जो वाटर है उसको वो ज्यादा अपनी तरफ खींच पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हाई टाइड आते हैं, ठीक है, जो वाटर का लेवल होगा वो ज्यादा राइज कर जाएगा। नीप टाइड क्या होता है, क्योंकि इनका जो फोर्स है, इनका जो कहना चाहिए बल है, वो एक ही लाइन में काम कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ क्या होता है कि वो जो वाटर लेवल है वो ज्यादा राइज कर जाता है। और नीप टाइड क्या होता है, जिसको हम लघु ज्वार भी कहते हैं, लघु ज्वार है ना, लो टाइड, क्या होता है कि ये तीनों जो होते हैं राइट एंगल पे होते हैं। सन यहाँ है, मान लो सन यहाँ है तो ये अपनी तरफ को खींचेगा, मून अपनी तरफ को खींचेगा, मून यहाँ पर है। अब क्या होगा कि ये जो होगा बेचारा वाटर कंफ्यूज है कि मैं सन की तरफ जाऊं या फिर मून की तरफ जाऊं, तो इसलिए कुछ मून की तरफ चला जाता है, कुछ सन की तरफ चला जाता है। जिसका जो फोर्स होगा जितना ज्यादा होगा वो थोड़ा उसकी तरफ ज्यादा चला जाएगा। मून का ज्यादा होता है, सन का कम होता है। कंफ्यूज नहीं होना कि सन तो बहुत बड़ा है तो सन का ज्यादा होता होगा, नहीं, सन का ज्यादा नहीं होता, क्यों, सन की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है अर्थ से, इसलिए मून का ज्यादा होता है और मून अपनी तरफ ज्यादा खींच पाता है तो सन कम खींच पाता है। तो इसलिए यहाँ जो होते हैं वो थोड़ा जो लेवल है वो कम ही राइज हो पाता है, तो इसको हम बोलते हैं नीप टाइड। क्लियर है, नीप टाइड। तो ये सन की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, सन यहाँ भी हो सकता है, मून यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि होंगे तीनों राइट एंगल पे, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं जब स्प्रिंग टाइड आता है। तो आपको इतना पता चला, स्प्रिंग टाइड में एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और नीप टाइड में क्या होगा, राइट एंगल पे होंगे। हमसे क्या पूछा गया, नीप टाइड पूछा गया है, तो नीप टाइड पूछा गया है तो राइट एंगल होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब ये एक अलाइनमेंट मतलब एक सीधी लाइन या फिर न्यू मून और फुल मून, ये कब होता है, जब स्प्रिंग टाइड आता है। ये तीनों जो है, तीनों जो लाइन है वो किससे रिलेटेड है, स्प्रिंग टाइड से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फुल मून भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में किसी भी तरह से आ सकता है, और न्यू मून भी। क्लियर है, चलें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ यू क्रॉस द डेट लाइन मूविंग ईस्ट, यदि आप पूर्व की ओर चलते हुए डेट लाइन पार करते हैं तो
यू सब्ट्रैक्टेड है, आपको घटाना पड़ेगा, यू एडेड है, आपको ऐड करना पड़ेगा, यू एड 12 आवर या फिर यू सब्ट्रैक्ट 12 आवर। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कट करिए, क्यों? क्योंकि 12 आवर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, एक दिन घटाना, एक दिन जोड़ना पड़ता है, और एक दिन में आपको पता है 24 आवर होते हैं। इसका मतलब ना ऑप्शन सी होगा ना ऑप्शन डी होगा, अब ऑप्शन ए देखना है और ऑप्शन बी हमें देखना है कि कौन सा होगा। इसको क्वेश्चन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ये तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको डेट लाइन का पता नहीं हो कि डेट लाइन क्या है। डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये ड्रॉ की गई है। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको सिर्फ ये लाइन एटलस में देखने को मिलेगी, मैप में देखने को मिलेगी या फिर ग्लोब में देखने को मिलेगी। रियलिटी में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ढूंढना मत निकल जाना कि चलो देख कर आते हैं, डेट लाइन कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाते हैं, ये लाइन है, इसके अगर वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो हमें एक दिन मिल जाएगा, गेन्स अ डे। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो हमें लॉस होगा एक दिन का। इस लाइन से ईस्ट टू वेस्ट जाने पर हमें जो है लॉस होता है, और वेस्ट टू ईस्ट जाने पर हमें एक दिन मिलता है। मतलब क्या है, इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसा मान लें कि आपका 18 नवंबर को बर्थडे है, क्लियर, आपने सेलिब्रेट किया, उसके बाद में आपका मन किया कि चलो डेट लाइन से उधर हम चलते हैं, ठीक है। तो डेट लाइन से जैसे आप क्रॉस करेंगे, इधर आएंगे, आप 18 नवंबर पे सेलिब्रेट कर लिया अपना बर्थडे, क्लियर है, ठीक है। अब जब यहां पर आएंगे तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ 17 नवंबर चल रहा होगा, ठीक। मतलब आपको एक दिन और मिल गया, 17 नवंबर के बाद में 18 नवंबर आएगा और आप फिर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्लियर। तो आपको दो पार्टियां करने का मौका मिल गया, क्लियर। अब ईस्ट टू वेस्ट, अब मान लो कि यहाँ पर 18 नवंबर, ठीक है, 18 नवंबर को किसी का बर्थडे था, वो जब यहाँ आया, इसने मतलब सेलिब्रेट नहीं किया, इसने सोचा मैं यहाँ जाके सेलिब्रेट करूंगा, और क्या हुआ, जैसे इसने डेट लाइन पार करी, बेचारा 19 नवंबर में चम कर गया। तो ये तो 18 नवंबर में इसकी लाइफ से ही चला गया 18 नवंबर, ये बर्थडे क्या सेलिब्रेट करेगा। यहाँ से भी सेलिब्रेट करके नहीं आया था और यहाँ पता चला 19 नवंबर में जी रहे हैं लोग, मतलब इसका लॉस हो गया एक दिन का कि 18 नवंबर इसने जिया ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर मान लो कि 18 नवंबर में था और इसे 18 नवंबर तक ही 18 नवंबर में जाना है, 17 नवंबर में ही पहुंच गया था। तो 17 से 18 में आने के लिए इसे क्या करना होगा, 18 नवंबर में पहुंचना है 17 नवंबर से, तो इसको क्या करना होगा, अब बताएं क्या करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, हाँ, ठीक है, तो इसे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्लियर है। अब यहां से 18 नवंबर से 19 नवंबर पर पहुंचने के लिए, मान लो 18 नवंबर से 19 नवंबर तक पहुंचने के लिए इसे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यू सब्ट्रैक्टेड है। आपको दिन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब आप 18 से 17 में पहुंचेंगे। और यहाँ 18 था और यहाँ आपको 19 मिला, तो 18 तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम whom is the executive responsible? ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, ऑप्शन बी हाउस ऑफ द पीपल, या ऑप्शन सी लेजिस्लेचर, या ऑप्शन डी जुडिशरी। तो संसद हिंदी में भी है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाउस ऑफ द पीपल। सीधा सीधा याद रखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ इसमें है नहीं, तो मैं कर भी नहीं रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया इज द फेडरल स्टेट बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस। भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि इसका संविधान इसके लिए प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए, डुअल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी, डुअल जुडिशरी, ऑप्शन सी, शेयरिंग पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, ऑप्शन डी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेयरिंग पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। आपको देखने को मिलेगा कुछ पावर स्टेट के पास होती है और कुछ पावर क्या होती है, सेंटर के पास, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास होती है ना। जैसे एजुकेशन है, इसमें कोई भी जो है लॉ बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सुप्रीम कोर्ट जज कैन होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक
किस आयु तक कार्यालय रख सकते हैं, मतलब कब रिटायर होंगे वो, सीधा सीधा है। ऑप्शन नंबर है 58, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 62 या ऑप्शन डी 65। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 65 ईयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब आपको बताना है कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 22। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड फॉर, 86वें संविधान संशोधन 2002 के लिए प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, ऑप्शन बी सेफ गार्डनिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ऑप्शन डी प्रमोटिंग हार्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है 86वें संविधान संशोधन में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द ओल्डेस्ट वेदा इज, सबसे पुराना जो वेद है वो कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया वाज ड्यूरिंग, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था, मतलब आपको बताना है प्राचीन काल में किसके युग को गोल्डन एज बोला गया। ऑप्शन नंबर ए मगध एम्पायर, ऑप्शन बी गुप्ता एम्पायर, ऑप्शन सी द मौर्यन एम्पायर या ऑप्शन डी राजपूत एम्पायर। एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है ना, तो इसका आंसर देखते हैं। अब गोल्डन एज किसे बोलेंगे, गोल्डन एज मतलब क्यों बोलेंगे किसी एज को, किसी के मतलब स्वर्ण युग किसे बोलेंगे, स्वर्ण युग बोलेंगे जब साइंस, आर्ट्स और कल्चर इनका डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पर हुआ हो, तो उसको हम गोल्डन एज बोलेंगे। तो ये कब हुआ था, इसका पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे। ये था गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, जो 320 से 550 सी तक था। इसमें इस तरह से आर्ट्स देखा गया, कल्चर देखा गया और इसका मतलब डेवलपमेंट देखा गया। बहुत ही शानदार इसमें आर्ट्स थी। जैसे यहाँ पर एक हिल है, एक ही हिल को कट करके ये टेम्पल बनाया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्ता एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु इंट्रोड्यूस द कॉइन रुपया, जो रुपया था मतलब सिक्का था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो ये जो रुपया था ये इंट्रोड्यूस किया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, और इसको पैसा भी बोला जाता था। आपके जो एग्जाम में ये नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है कि रुपया किसने इंट्रोड्यूस किया था, या फिर पूछ सकता है कि पैसा किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था शेर शाह सूरी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बाबर था उसने भी एक कॉइन मतलब सिक्का जारी किया था, उसका नाम था शाहरुखी। ठीक है, तो बाबर ने जो सिक्का चलाया था उसका नाम शाहरुखी था। हुमायूं और अकबर ने जो सिक्का चलाया था उसका नाम था दाम। ठीक है, और इलाही वर्ड भी अकबर ने उस पर प्रिंट करवाया था। और जो अकबर ने एक सिक्का और जारी किया था जो सिया राम करके उस पर मेंशन था। ठीक है, तो वो अकबर से रिलेटेड था। या आप पिक्चर देख सकते हैं शेर शाह सूरी का, ये कॉइन था जिसको रुपया या पैसा बोला जाता था, और ये सिल्वर का बना हुआ था, सिल्वर कॉइन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 23, एबोलिशन ऑफ सती वाज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय। सती का उन्मूलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो समाज सुधारों में से एक था लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड हार्डिंग। तो सती प्रथा था क्या? सती प्रथा क्या था इसको देखते हैं, इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा। सती प्रथा प्रथा नहीं थी, एक कुप्रथा थी, ठीक है। अगर मान लो किसी का हस्बैंड अगर डेथ कर गया, मतलब पति मर गया और पत्नी जिंदा है, तो उसे भी पति के साथ जलना पड़ता था, यही सती प्रथा थी। और अगर पत्नी पहले मर गई तो पति का कोई दिक्कत नहीं, पति जी सकता था। लेकिन अगर पति मर गया पत्नी से पहले, तो पत्नी को भी उसके साथ सती होना पड़ता था, यही सती प्रथा थी, ठीक है। तो चाहे इसमें पत्नी की मर्जी थी या नहीं थी उसके साथ जलने की, लेकिन उसको जलना ही पड़ता था, तो ये सती प्रथा थी। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जनरल गवर्नर उस टाइम पे कौन था जिसने सती प्रथा को जो है खत्म किया था, ठीक है, सुधार किया था इसमें। तो इसका तो राइट आंसर है ये लॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन इंडिया में किसने काम किया था? इंडियन कौन थे? तो इंडियन थे जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा को दूर किया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो अगर इंडियन पूछे तो राजा राम मोहन राय होंगे, और अगर कोई जनरल गवर्नर पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये राजा राम मोहन राय के ही प्रयास थे जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, मतलब खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था कब? 1922, 1920 या 1919 या फिर 1918। खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1919 हुआ था। अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके लीडर कौन थे, खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे, इसको लीड कौन कर रहे थे? तो दो भाई थे जिनका नाम था शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली जोहर, ठीक है, और इनके साथ थे अबुल कलाम आजाद। ये लीडर थे किसके? द थ्री मैन फाउंडर्स फाउंडेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। क्लियर? तो आपको इनका तीनों का नाम याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एक मूवमेंट और चला था जो गांधी जी चला रहे थे, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ये भी इसी ईयर शुरू हुआ था 1919, ठीक है। तो इसके साथ साथ शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको ये भी याद रखना है, और किसने चलाया था? ये महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पल्लवा, मतलब पल्लवों की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 तमिल, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी कन्नड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। पल्लवों की जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन पुनर्नवीकरण संसाधनों का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए फॉसिल फ्यूल, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी मेटल्स। सोचने की कोशिश करिए थोड़ा, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है पुनर्नवीकरण संसाधन कौन होते हैं, रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद हम उन्हें थोड़ा उसमें चेंज करके या फिर उनको एक तरह से प्योर करके, शुद्ध करके हम दोबारा से उन्हें यूज कर सकें, तो वो होता है रिसाइक्लेबल, है ना, रिसाइकिल कर लेना, उसको रीयूज कर लेना। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है और कोल है, कोयला है। तो आप एक बार यूज करने के बाद क्या उन्हें दोबारा यूज करते हैं? नहीं ना, तो फॉसिल फ्यूल हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया। विंड भी नहीं होगा, विंड को रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं? मेटल्स भी नहीं होंगे, एक बार यूज होने के बाद ये खत्म ही हो जाते हैं। वाटर एक बार यूज करने के बाद में अगर वो मान लो कि वो प्योरिटी उसकी खत्म हो जाती है, वो गंदा हो जाता है, तो हम उसे प्योर कर लेते हैं, है ना। प्योर करने के बाद हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। लैंड डिग्रेडेशन का एक निम्नलिखित का मतलब इन निम्नलिखित में से कौन सा कारण है पंजाब में? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड का खराब हो जाना, जो उसकी कैपेसिटी है ना,
जो उपजाऊपन है उसमें गिरावट आ जाना, उसका जो लेवल है वो कम हो जाना, ये होता है लैंड डिग्रेडेशन। अब ये पंजाब में क्या है, बेसिकली जो मतलब लैंड डिग्रेडेशन है वो इंटेंस कल्टीवेशन से भी होता है, ओवर इरिगेशन से भी होता है, डिफोरेस्टेशन से भी होता है, ओवर ग्रेजिंग से भी होता है। लेकिन आपको बताना है कि पंजाब में इनमें से कौन सा कारण है। तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, जिसका सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ था तो वो पंजाब वाले, मतलब पंजाब के जो किसान थे उन्होंने इसका फायदा उठाया था। और क्या हुआ था उसमें, ग्रीन रिवॉल्यूशन से मतलब जो उत्पादन था, अगर मैं हिंदी में बात करूं, जो उत्पादन था वो बढ़ने लगा, है ना, हाइब्रिड बीज आए तो उत्पादन बढ़ा। अब किसानों ने क्या किया कि वहां वो उसको उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसमें उसका उपज लेने के लिए वो इरिगेशन, ओवर इरिगेशन करने लगे। ठीक है, जैसे आप होता है ना कि आप नहाने के लिए गए हो, एक बकेट की जगह आप 2 बकेट से नहा कर आ रहे हो, तो इसी तरह का मान लो कि जरूरत तो थी कि जितने पानी की जरूरत थी उससे ज्यादा उन्होंने पानी खेतों में भर दिया, तो उससे क्या हुआ, ओवर इरिगेशन हुआ। अब एक एग्जांपल और मैं बीच में देना चाहूंगी इसको समझने के लिए। जैसे आपने देखा होगा नमक कैसे बनता है, जो ओशन वाटर होता है उसमें सैलिनिटी होती है, मतलब उसमें क्या होता है, सैलिनिटी होती है, खारा होता है वो पानी, है ना। तो उसको मतलब जो इकट्ठा किया जाता है उसको बांध बना के खेत में रोक लिया जाता है, और जब वो पानी सूख जाता है तो उसकी जो सैलिनिटी होती है वो नमक के फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, पानी सूख गया, पानी उड़ गया, तो जो उसकी सैलिनिटी है वो रह गई नमक के फॉर्म में। वैसे ही जब हम बार बार पानी निकालेंगे और वो सब भर देंगे तो पानी एक बार को सूखेगा, और जब सूखेगा तो उसकी सैलिनिटी है वो एक परत सी जम जाती है, सफेद सफेद परत जम जाती है। तो यही रीजन था पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का। तो मतलब यहाँ पर जब ओवर इरिगेशन हुआ तो पानी जब सूखा तो वो नीचे का उसका जो सैलिनिटी थी वो जमीन के ऊपर रह गई, और इससे लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिला। तो पंजाब में इसका कारण है ओवर इरिगेशन। ठीक है, हद से ज्यादा पानी भर देना खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पिंक हेड डक इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब पिंक हेड जो गुलाबी सिर बतख है किसका उदाहरण है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज का, रेयर स्पीसीज का, एंडेमिक स्पीसीज का, या वल्नरेबल स्पीसीज का। तो इस जो गुलाबी सिर बतख है एक्सटिंक्ट स्पीसीज का उदाहरण है। मतलब एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज होती हैं वो होती हैं जिनका को एक भी मेंबर इस फैमिली, किसी भी फैमिली का एक भी मेंबर ना बचा हो अर्थ पे, तो एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो गई है, गायब हो गई है एक तरह से, जो चांस भी नहीं है उसका फिर से मिलने का। तो ये होता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो कि गुलाबी सिर बतख जो है ये हो चुकी है एक्सटिंक्ट। अब इसमें कुछ मैंने लिस्ट दी है आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स में ऐड कर लें। ये कुछ एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं अर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग, मतलब जो ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग, मतलब आपको बताना है कि जो ब्लैक सॉइल है वो किसके लिए बेस्ट है, राइस के लिए, व्हीट के लिए, कॉटन के लिए, या फिर शुगर केन के लिए। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि शुगर केन के लिए जो सॉइल बेस्ट है वो है एलुवियल सॉइल। ठीक है, और एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है, ये नदियों के आसपास मिलती है, रिवर के आसपास मिलती है, क्योंकि रिवर के द्वारा बहाकर लाई जाती है ये मिट्टी। राइस के लिए भी एलुवियल सॉइल बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, और व्हीट के लिए लोमी, मतलब इसको हम दोमट मिट्टी भी बोल सकते हैं, क्लियर। और कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो है बेस्ट है। अब इतना तो आपको पता चल गया कि अगर शुगर केन आता है तो एलुवियल लगाना होगा, राइस आता है तो मतलब एलुवियल लगाना होगा, कॉटन के लिए, व्हीट के लिए लोमी, और कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या इसे किस और नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आते हैं ब्लैक सॉइल पे। सबसे पहले ये मैप है आपके सामने, इसको देखिए, ये जो है आपको ये दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, है ना, ये ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। पता है महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन का जो मतलब सूती कपड़े जो होते हैं, कॉटन के कपड़े सबसे ज्यादा काम इसमें क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल में कॉटन जो है अच्छा उसका जो है पैदावार होती है, इसलिए यहाँ पर इस जो है ज्यादा देखने को मिलता है कॉटन के कपड़े का काम। ठीक है, कपास का। ठीक है, ये महाराष्ट्र में इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। ये दक्कन प्लेट्यू है, और दक्कन प्लेट्यू जो है लावा से बना हुआ है,
लावा, और लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से ही ब्लैक सॉइल बनी है, तो इसलिए इसे लावा सॉइल भी बोला जाता है या कहा जाता है। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जा सकता है? ऑप्शन में अगर लावा सॉइल हो आप लगा देंगे, ठीक है। चलिए, एक तो ये मैंने फैक्ट बताया, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका परसेंटेज है, आपको ये ध्यान रखना है। आप यहां देख रहे होंगे ये कपास की खेती हो रही है। कपास की खेती के लिए ये बेस्ट मानी जाती है, कॉटन भी बोल सकते हैं, तो इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। एक और नाम मिल गया इसका, कॉटन सॉइल। अब आप इस पिक्चर पे आइए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी है इसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्रैक्स आपको नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रैक्स हैं, इसमें दरारें पड़ गई हैं, है ना। तो जब ये ब्लैक सॉइल में जब पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तब ये बहुत थिक हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, और जब ये सूख जाता है ना पानी इसका, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये जब सूखती है तो दरारें पड़ जाती है, और दरारें ऐसी होती हैं कि मतलब देखने पर लगता है कि किसी किसान ने इसमें हल चलाया हो, है ना, हल होता है ना, वो चलाया हो। तो इसलिए इसे बोला जाता है, जैसे मतलब कहते हैं कि जैसे किसी ने खेत जोता हो या फार्मर ने, तो इसको बोला जाता है इसलिए सेल्फ प्लोइंग सॉइल, मतलब स्वतः जुताई वाली मिट्टी जो खुद से ही अपनी जुताई कर लेती है, तो वो कौन सी मिट्टी है? ब्लैक सॉइल। तो इसके आपको इतने सारे नाम मिल गए, 1 2 3, ब्लैक तो है ही, 4, इसके इतने सारे नाम हैं, आपको ध्यान रखना है, ये नाम ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर? क्या पूछा है? कंज्यूमर पूछा है ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। ये पेपर है 2021 का, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। तो ये जब 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या था? लार्जेस्ट कंज्यूमर था चाइना, ठीक है, और प्रोड्यूसर भी यही था, मतलब उत्पादक भी और उपभोक्ता भी, ठीक है। कौन था? चाइना। सेकंड नंबर पे था इंडिया, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इंडिया का कौन सा स्थान है। अब अगर मैं 2023 की बात करूं, तो इसमें भी सेम आंसर है, चाइना फर्स्ट पे है और जो इंडिया है वो सेकंड पे है, ठीक है। अपने नोट्स में ऐड करिए, चाइना फर्स्ट, इंडिया सेकंड, और प्रोड्यूसर में भी यही है और कंज्यूमर में भी यही है, ठीक है। चलिए, हमारा जीके यहाँ कंप्लीट हो गया, जीके जीएस, ठीक है। इसके बाद में आपको और भी क्लासेस मिलेंगी जो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा, तो आपका काम है नोट्स बनाना, रिवाइज करना, तभी ये कलाम सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। और बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। और एग्जाम के लिए भी हम जल्दी लेकर आ रहे हैं कलाम बैच, और कलाम बैच में भी यही फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है जो आपके सामने अभी सारा चल रहा है, जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई अगर गलती हो गई हो तो माफी चाहेंगे, और बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।